अभी तक हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का। तो हमने जो जो टॉपिक किए थे एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टडी की थी चार्ज की, उसके बाद फिर हमने किया था करंट, उसके बाद हमने किया था पोटेंशियल, उसके बाद किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद फिर हमने किया था ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, और जो लास्ट वीडियो में हमने किया था वो था हाउ टू सॉल्व सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम अभी तक कर चुके हैं। तो एक बार इसकी फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो चार्ज का सिंबल क्या होता था? चार्ज का सिंबल था Q, इसका फॉर्मूला था Q is equals to Ne, where E is charge on one electron या one proton, ठीक है। और इसकी यूनिट थी कूलम, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। करंट था I is equals to चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। और इसकी यूनिट थी एम्पियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, और इसकी यूनिट थी वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता था दो पॉइंट्स का डिफरेंस, जिसको हम D ही बोलते हैं, और इसकी यूनिट भी वोल्ट, ठीक है। फिर हमने ओम्स लॉ किया था, ये क्या कहता था? जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, और लॉ क्या था? V is equals to IR, ठीक है। और दूसरा क्या था? इसका ग्राफ हमने सीखा था, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट, और ये इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं स्लोप। इसका फॉर्मूला होता था tan थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो किया था वो था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल था R, करंट को रोकने की क्षमता, ठीक है। ओम्स लॉ से निकालोगे तो इसका फॉर्मूला आएगा R is equals to V upon I, ठीक है। और इसका वैसे फॉर्मूला था R is equals to rho L by A, L का मतलब लेंथ और A का मतलब एरिया, एंड रो का मतलब रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट होती थी ओम, और इसकी यूनिट होती थी ओम मीटर, और इसका दूसरा नाम क्या था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसको हम, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर हमने किया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, R1 plus R2 plus R3 एंड सो ऑन। और इसी तरह से RP का मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और इसके लिए फॉर्मूला था 1 by R1, 1 by R2 एंड 1 by R3, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है कि सीरीज के अंदर क्या होता है, इफ ऑल रेजिस्टेंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, सभी की वैल्यू सेम हो, सभी की वैल्यू इक्वल हो, यानी कि जैसे हमारे पास मान लीजिए 5 रेजिस्टर है, ठीक है, और पांचों के पांचों को हमने सीरीज में जोड़ दिया, हर एक की वैल्यू 10 है, तो फिर उनको सम कैसे निकालेंगे? 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, 5 बार 10 को ऐड कर देंगे, ठीक है, 5 बार 10 को ऐड कर देंगे। तो उसका हम फॉर्मूला अलग से लिखते हैं, RS is equals to N multiply R, where N is called number of resistance, ठीक है। ये स्पेशल केस, ये मतलब सिंपल सी बात है, ऐसे कि आपको मान लीजिए कि 5 रेजिस्टेंस है, 10 के हैं, सबके वैल्यू 10 है, तो उसको 5 बार ऐड करोगे तो 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 50 आएगा, और वैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। तो ये सिंपल वही रूल है, ठीक है। उसी तरह से पैरेलल वाले के लिए रूल है RP is equals to R upon N, ठीक है, RP is equals to R upon N, ओके। तो ये है हमारे पास RS is equals to NR and RP is equals to R upon N,
और कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो RS एंड RP का रेशियो होगा NR डिवाइड में R अपॉन N, ये कटेगा, N ऊपर जाएगा, N स्क्वायर अपॉन 1। तो RS रेशियो RP हमारे पास क्या आया, N स्क्वायर। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हमने कल की थी। हाँ, ये चीज थोड़ी नहीं है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीन को एक बार पॉज करके बस को नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए क्या होता है कि साइंटिस्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि साइंटिस्ट आप इस चीज को तो आप भी ऑब्जर्व करते हैं कि जब किसी वायर में से करंट चलेगा तो हमें पता है कि ठीक है हमारा काम तो होगा, जैसे हम अगर हमारे पास कोई बल्ब है, बल्ब में से करंट चलेगा तो क्या होगा, लाइट आएगी इसमें। ठीक है, ग्लो करेगा। उसी तरह से अगर पंखे में अगर करंट चल रहा है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स पंखा रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो हमें पता है कि करंट चलने से वर्क तो हो रहा है, लेकिन साथ के साथ क्या होता है कि उसमें वायर गर्म भी हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने नोट किया होगा, जैसे होता है अपने कि फैन को गर्मियां आ गई है, ठीक है, हम फैन चलाएंगे, बहुत ज्यादा फैन चलता रहेगा, लगभग 24 आवर्स चलता है। तो आपने सुना होगा कि एक बार फैन को आराम दिला दो, फैन बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, मतलब क्या है कि वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा देर तक करंट चलेगा तब तक उतनी ज्यादा देर के लिए वायर गर्म हो जाती है। ठीक है, तो यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कई जगह ये अच्छा है, कई जगह बुरा है। अच्छा काम है, जैसे कि मान लीजिए आपको कपड़े प्रेस करने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि वो 8-8 घंटे लगाए उसको गर्म होने में? नहीं, हम चाहेंगे फटाफट से गर्म हो जाए। तो मटेरियल ऑफ चॉइस मिलता है। कुछ होते हैं जिसमें करंट चलते फटाफट से गर्म हो जाते हैं, कुछ है जिनको टाइम लगता है। तो आज हमें उसी चीज के ऊपर स्टडी करनी है कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है। तो हीटिंग इफेक्ट पता लगा क्या होता है कि जब जब वायर में करंट चलता है तो वायर गर्म हो जाती है। इसका रीजन क्या है, वायर में करंट चलने का मतलब क्या है, चार्ज फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब वो जब चार्ज चलेंगे तो रास्ते में एटम्स के साथ उनका कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो फिर क्या होगा, जब दो चीजें टकराती है तो चीजें गर्म हो जाती है। ठीक है, आप कई बार इसको आप नोट करते हैं, ताली बजा के देखिए, थोड़ी देर में हाथ गर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमें उसी के बारे में बताता है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट। अब हीट एक एनर्जी है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कौन सी फॉर्म होती है एनर्जी की, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। उसी तरह से हीट भी एक एनर्जी है। ठीक है, और आपने 9th क्लास में स्टडी किया है कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, यानी कि जहां एनर्जी है हम उससे वर्क करवा सकते हैं। तो हमें ऐसा फॉर्मूला ढूंढना होगा जहां पे हमने अभी तक वर्क की स्टडी की हो। तो जो मुझे याद आ रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, आपको याद है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था V इक्वल्स टू W अपॉन में क्यू। ठीक है ना, V इक्वल्स टू W अपॉन में क्यू था। अगर हम इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो W क्या हो जाएगा, V क्यू। ठीक है, दिस इज द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। ठीक है, इतना वर्क करना पड़ेगा। अब जितना वर्क करेगा उतना ही वो गर्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस वर्क इन केस ऑफ हीटिंग इफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू या चेंज इनटू heat energy. So I can replace it by H. H का मतलब यहाँ पर है heat energy. तो heat energy का फॉर्मूला हमारे पास आ गया V into Q. ठीक है, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया। उसके बाद हमने सीखा था I is equals to Q upon T होता है। सीखा था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Q की वैल्यू क्या आई, Q is equals to IT। इसको यहाँ पुट करो तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, VIT। ये नया फॉर्मूला आ गया। ठीक है, उसी तरह से हमने एक और फॉर्मूला क्या सीखा था, V is equals to IR सीखा था। ठीक है, V की जगह यहाँ पर पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, H is equals to V की जगह पर रखेंगे IR और IT, और ये क्या बन गया हमारे पास I स्क्वायर RT। इस फॉर्मूले को जूल ने बताया था, तो इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कि वायर कितना गर्म हो जाएगी वो डिपेंड करता है कि उसमें करंट कितना चल रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना और टाइम कितना है। तो हम इसको लिखते हैं कि करंट जो हीट है, हीट डेवलप इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, जितनी देर के लिए चलेगा उतनी देर के लिए गर्म होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो जितनी देर के लिए करंट चलेगा उतनी ही वायर गर्म हो जाएगी।
जितना उसका रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है और जितना ज्यादा करंट चलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गए कुछ एक। अब इसमें एक फॉर्मूला और निकाल लेते हैं हम यहाँ से क्या करते हैं आई की वैल्यू निकालते हैं। तो आई कितना आएगा, ये इसके नीचे जाएगा तो V/R आएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पुट करो तो यहाँ से हमारे पास आएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर। आई की जगह हमने क्या पुट किया, V/R इंटू आर टी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो V का स्क्वायर R का स्क्वायर R और T, एक R से एक R कट जाएगा तो एक हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो हीट निकालने के हमारे पास चार फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास है V इंटू Q जो हमने सबसे पहले निकाला था। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास VIT। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है जिसको हम जूल्स में बोलते हैं I स्क्वायर RT और फोर्थ फॉर्मूला जो हमने अभी भी निकाला V स्क्वायर बाय RT। तो ये चारों के चारों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हमें देखना होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरी चीज, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होती है, ठीक है, और सीरीज के अंदर करंट सेम होता है। तो जब भी हमें पैरेलल कनेक्शन दिखे तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और सीरीज वाले में ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास सिंगल सर्किट के लिए है और बाकी इसको हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो पावर आपने 9th क्लास में पढ़ा है रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, तो वो होगा रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। अब इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, पंखा चल रहा है, तो इसका मतलब वो वर्क कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम जो कूलर चलाते हैं, हम जो प्रेस चलाते हैं, टीवी चलाते हैं और इलेक्ट्रिक आयरन, मोटर, गीजर, जो जितने भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, वो सारे के सारे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास कपड़े धोने वाली मशीन है जिसके अंदर उसको आप जैसे उसमें करंट चलाएंगे तो क्या होगा, वर्क करना स्टार्ट कर देगी। उसका वर्क क्या है, कपड़े धोना उसका वर्क है। ठीक है, उसके अंदर जो घूमती है उसके से होता है। उसी तरह से अपने पास इलेक्ट्रिक हीटर है और हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है, जो जैसे हम उसके अंदर बटन ऑन करते हैं उसमें करंट चलता है तो करंट कैसे क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। गर्म होके फिर वो क्या करेगा, आपको उसका जो काम है वो करेगा, खाना गर्म करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास जो वर्क करते हैं हम। ठीक है, अगर वर्क वैसे हो रहा है, मैकेनिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से किया जाए और इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क या फिर रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस रेट से कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो 9th क्लास में सीखा है सेम टू सेम वही चीजें हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, पावर की यूनिट जो होती है वही होगी वाट। अब हम इसको देखो डेली लाइफ से जोड़ते हैं। आपने सुना है 20 वाट की एलईडी है, ठीक है, 24 वाट की एलईडी है और 100 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है और 500 वाट की मरकरी लाइट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे अपने पास 20 वाट की एलईडी है, 20 वाट की एलईडी का मतलब होगा कि वो 1 सेकंड में 20 जूल एनर्जी यूज करेगी। ठीक है, 20 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अभी भी हमने एनर्जी के फॉर्म हीट एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी के हमने फॉर्मूले निकाले थे, विचार फॉर्मूले निकाले थे। अब रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि पर सेकंड कितना काम हो रहा है। तो अगर मुझे पावर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि हर एनर्जी के फॉर्मूले को टाइम से डिवाइड कर दो। तो पावर का सबसे पहला फॉर्मूला क्या अपना, VQ by T, where T is time in seconds। उसके बाद इसको आप T से डिवाइड करोगे तो T से T कट जाएगा। उसी तरह से V स्क्वायर R by R into T, इसको T से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी कटेगा एंड I स्क्वायर RT को जो आप T से डिवाइड करोगे तो इसका T भी कट जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के क्या क्या फॉर्मूले है, VQ by T, VI, V स्क्वायर R एंड I स्क्वायर R। तो ये हमारे पास आ गए पावर के फॉर्मूले। कोई डाउट? ठीक है, ये था हमारे पास पावर। अब इसी के साथ एक टॉपिक और आता है, वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये आपने 9th क्लास में सीखा है, सेम टू सेम वही है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये क्या होता था, 1 किलोवाट मशीन इज ऑपरेटेड फॉर 1 आवर। एक ऐसी मशीन जिसकी पावर 1 किलोवाट है, आप उसको 1 घंटे के लिए यूज करते हो तो क्या बन जाएगा, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको याद है, इसको क्या बोलते थे, kWh किलोवाट आवर,
और इसकी वैल्यू होती थी, इसको आप चेंज करेंगे तो 1000 वाट मल्टीप्लाई 1 आवर, और 1 आवर को चेंज करेंगे तो कितने सेकंड आएगा 3600, तो ये आएगा हमारे पास 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये होता है 1 किलोवाट आवर, और इसको हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, ये वही यूनिट है जो हमारे जो इलेक्ट्रिक मीटर है उसके अंदर शो करता है। ठीक है, इसी के ऊपर हमारा बिल बनता है 36 लाख जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये जो है कॉमर्शियल यूनिट है। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि देखो जूल बहुत छोटी यूनिट है। कैसे, 20 वाट की ट्यूब है, इसका मतलब 1 सेकंड में 20 जूल यूज कर रही है। और ट्यूबलाइट हम कितनी देर के लिए चलाते हैं, ठीक, आजकल थोड़ी देर सुबह चलाते हैं, आधे घंटे के लिए मान लीजिए, शाम को 2-3 घंटे जलती है। ठीक है, तो 2 घंटे के लिए अगर आप उसको ऑपरेट कर रहे हो 20 वाट की ट्यूब को, तो कितनी एनर्जी यूज करेगी, तो 2 आवर्स में कितने सेकंड हो गए 7200 सेकंड्स। ठीक है, तो और उसकी पावर कितनी है, तो 20 वाट मल्टीप्लाई 7200, तो ये कितना आएगा 1 2 3 2 2 4 7 2 14 144000 जूल। इतनी एनर्जी एक ट्यूबलाइट ने 2 घंटे में यूज कर ली। ट्यूबलाइट एक एलईडी जो लाइट है हमारी, एलईडी वाली ट्यूब है, 20 वाट की जो होती है, और इसीलिए कहते हैं कि सेव एनर्जी एलईडीज यूज कीजिए, बल्ब यूज मत कीजिए, क्योंकि बल्ब जो होता है, देखो लाइट दोनों की सेम है। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब हो, सीएफएल हो या एलईडी हो, लेकिन एलईडी जितनी 20 वाट की इनफ है, और वहां पर अगर हम बल्ब की बात करें तो उसको 60 वाट चाहिए, तो एक बल्ब के खर्चे में 3 एलईडीज काम कर देती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सेव हो गई। जहाँ पे आपका एक बल्ब में एक रूम वो हो रहा था, ग्लो कर रहा था, लाइट आ रही थी उसके अंदर, उसी तरह से हम ऐसी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी में 3 कमरों के अंदर रोशनी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका। ठीक है, हमने इसमें हर चीज को कर लिया है, और इसके बाद अभी मैं आपको एक फॉर्मूला चार्ट इसके ऊपर आपको बना देता हूँ। आप उन सभी फॉर्मूलाज को नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो। तो ये सारी क्वांटिटीज है जो हमने अभी तक स्टडी की है। ठीक है, एक बार आप इनको नोट कीजिए। सबसे पहले ऊपर है स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होती है। ठीक है, इसका सिंबल E। ठीक है, पॉजिटिव E का मतलब प्रोटॉन के लिए, और नेगेटिव E का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए। चार्ज का सिंबल Q, Q इज इक्वल टू N यूनिट कूलम। इलेक्ट्रिक करंट I, I का फॉर्मूला Q/V भी था, चार्ज अपॉन टाइम, और दूसरा V/R, ये ओम्स लॉ से आया था, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट करते हैं इसको, और V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है। रेजिस्टेंस सिंबल R, ओम्स लॉ से आया हमारे पास, R इज इक्वल टू V अपॉन I, और R इज इक्वल टू ρL अपॉन A। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, ओम्स लॉ से आया था, और R इज इक्वल टू ρL अपॉन A, जो रेजिस्टेंस का बेसिक फार्मूला है। L का मतलब लेंथ, A का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब जहां से करंट एंटर करेगा। ठीक है, सर्कुलर वायर होती है जो हमारे पास सिलेंड्रिकल, उसका क्रॉस सेक्शन होता है सर्कल की शेप में। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये बात करें कि ये वायर है, तो यहाँ से करंट आएगा तो इसका क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया होगा। ठीक है, जहां से एंटर होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, तो R इज इक्वल टू ρL बाय A। फिर हमने हीट एनर्जी किया था H, इसका सिंबल, और इसके हमने 4 फॉर्मूलाज किए थे, VQ, VIT, I2RT एंड D2RT, और इसकी यूनिट जूल। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, उसके बाद कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो हमने 9th में भी किया था, और उसके बाद है ओम्स लॉ और जूल्स लॉ, इसके अंदर 2 लॉज हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये इसके सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, सारी की सारी डेफिनेशंस आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगी, काफी अच्छी डेफिनेशंस है उसके अंदर, और इनको रिवाइज जरूर कीजिए दिन में 2 बार, ताकि आपको चैप्टर क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।